हाय हेलो नमस्ते फ्रेंड्स। आज के रेल कारवां में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भारतीय रेलवे ट्रेनों की देरी और ट्रेनों में डिब्बों की कमी पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। क्या इसका कारण यह है कि भारतीय रेलवे का एकाधिकार है? तो आज की पूरी वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज का रेल कारवां शुरू करते हैं। ट्रेनें देरी से क्यों चलती हैं? चलिए एक एक करके सभी कारणों को जानते हैं। पहला, बहुत सारी ट्रेनें। भारतीय रेलवे पर ट्रेनें क्यों देरी से चलती हैं, और वह भी अक्सर अगर हम राजधानी, शताब्दी, वीवी ट्रेनों को छोड़ दें तो एक ट्रेन का समय पर चलना दुर्लभ है। यह विशेष रूप से साधारण मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए है। अगर हम पटरी से उतरने, प्राकृतिक कारणों आदि के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को छोड़ दें तो यहाँ एक सादृश्य है। सड़क परिवहन पर विचार करें। अगर सड़क पर अधिक वाहन है तो इससे भीड़ भाड़ और ट्रैफिक जाम होता है। वही दूरी जो 15 मिनट में तय की जा सकती है, अगर भीड़ भाड़ हो तो 1 घंटे से अधिक समय लग सकता है। भारतीय रेलवे पर ट्रैक की क्षमता नहीं बढ़ी है, लेकिन ट्रेनों की संख्या बढ़ी है। 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की सामान्य गति से चलने वाली ट्रेन के बीच सुरक्षा कारणों से कम 15 मिनट का अंतराल होना चाहिए। लेकिन ट्रंक कार्ड लाइनों मतलब हावड़ा, आसनसोल, धनबाद, गया तक, मथुरा से कानपुर सेंट्रल तक, मुंबई से वडोदरा तक, चेन्नई सेंट्रल से अरकोनम तक, चेन्नई से विल्लुपुरम तक और कई अन्य पर ट्रेनों के बीच अक्सर सिर्फ 5 मिनट का अंतराल होता है। इसका मतलब है कि ट्रेनों को धीमी गति से चलाना पड़ता है। किसी भी देरी से कैस्केडिंग प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए कानपुर सेंट्रल जंक्शन पर प्रतिदिन 452 ट्रेनें आती जाती हैं, जो इस प्रकार हैं: 24 राजधानी ट्रेनें, 3 शताब्दी ट्रेनें, 13 गरीब रथ ट्रेनें, 151 मेल या एक्सप्रेस ट्रेनें, 2 एसी एक्सप्रेस ट्रेनें, 4 एसी सुपरफास्ट ट्रेनें, 11 पैसेंजर ट्रेनें, 13 मेमू ट्रेनें, 12 संपर्क क्रांति ट्रेनें, 6 दुरंतो ट्रेनें, 173 सुपरफास्ट ट्रेनें, 26 हमसफर ट्रेनें, 2 तेजस ट्रेनें, 4 अंत्योदय ट्रेनें, 6 वंदे भारत ट्रेनें, 2 अमृत भारत ट्रेनें। कुल 452 ट्रेनें हैं। ये दोनों दिशाओं में है, इसलिए प्रत्येक दिशा में लगभग 226 ट्रेनें हैं। बेशक ये सभी दैनिक ट्रेनें नहीं है, लेकिन अगर हम यह भी मान लें कि कम से कम 180 ट्रेनें एक दिशा में आती जाती हैं, प्रतिदिन 360 ट्रेनें, तो इसका मतलब है कि प्रत्येक दिशा में प्रत्येक ट्रेन के बीच 8 मिनट का अंतराल है। यह न केवल अस्वीकार्य है बल्कि खतरनाक भी है। दूसरा, साधारण और प्रीमियम ट्रेनें। सभी ट्रेनों को समान विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। उदाहरण के लिए राजधानी एक्सप्रेस को प्राथमिकता दी जाती है। अन्य ट्रेनों को इसे गुजरने देने के लिए लूप पर प्रतीक्षा करनी पड़ती है। मुझे याद है कि मैं अब सौराष्ट्र मेल से मुंबई जा रहा था। ट्रेन में देरी हो गई और मुंबई जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस को गुजरने देने के लिए उसे उधना जंक्शन पर 2 घंटे से अधिक समय तक रुकना पड़ा। पहले से ही देरी से चल रही सौराष्ट्र मेल में और देरी हो गई और वह सुबह 7 बजे दादर पहुंचने के बजाय सुबह 10 बजे पहुंची। यह कोई अलग मामला नहीं है, मैंने बस अपना अनुभव बताया। तीसरा, DFC अभी भी पूरी तरह से चालू नहीं है। भारत और आसपास के देश एक अनूठा मामला है जहां यात्री और माल ढुलाई एक ही ट्रैक का उपयोग करते हैं। मालगाड़ियां लंबी और धीमी होती हैं। अगर उन्हें रोकना है तो वे केवल एक लूप लाइन पर ऐसा कर सकते हैं जो उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त लंबी हो ताकि अन्य गुजर सकें। माल ढुलाई के लिए एक अलग सेक्शन मतलब ट्रैक की आवश्यकता बहुत पहले ही महसूस की गई थी। श्री AB वाजपेयी ने 2003 से 4 में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मतलब DFC की शुरुआत की थी।
डीएफसी नीतिगत पक्षपात और यूपीए 1 और 2 के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के घोटालों में फंस गया था। 2004 से 2014 के बीच न केवल रेलवे बल्कि रक्षा क्षेत्र को भी नजरअंदाज किया गया। इसलिए मैं अदूरदर्शी दलों के गठबंधन का समर्थन नहीं करता। अब भी 20 साल बाद डीएफसी केवल आंशिक रूप से खुला है। ध्यान दें कि दक्षिण राज्य अभी तक योजना बोर्ड में भी नहीं है। साथ ही डीएफसी अन्य लाइनों के माल यातायात को संभालने में सक्षम नहीं होगा। फिर भी यह एक स्वागत योग्य कदम है। चौथा, ट्रेन दुर्घटनाएं, मेगा ब्लॉक आदि। ट्रेन दुर्घटनाएं आमतौर पर रखरखाव की कमी के कारण होती हैं, खासकर पटरियों की। कानपुर सेंट्रल का उदाहरण लें। अगर हर 5 मिनट में एक ट्रेन आती है तो पटरियों की मरम्मत कैसे होगी? ओवरहेड कैटेनरी मरम्मत सहित ट्रैक रखरखाव के लिए ट्रेन सेवाओं को रोकना पड़ता है। इसका मतलब है ब्लॉक। जब ब्लॉक लंबी अवधि के लिए होता है तो इसका मतलब मेगा ब्लॉक होता है। इस समय एक ट्रैक को एक बार बंद किया जाता है, उसका रखरखाव और मरम्मत की जाती है और फिर अगले ट्रैक को बंद किया जाता है। कहने की जरूरत नहीं है कि इस तरह के मेगा ब्लॉक से ट्रेन सेवाओं में देरी होगी। पांचवा, प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं है। यह समस्याएं बहुत ज़्यादा ट्रेनों का एक हिस्सा है। कई बार खाली प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं होते हैं और ट्रेनों को आउटर सिग्नल पर इंतजार करना पड़ता है। फिर से कानपुर सेंट्रल के उदाहरण पर वापस आते हैं। स्टेशन 360 ट्रेनों को संभालता है। 180 डाउन और 180 अप सभी ट्रेनें यहाँ रुकती हैं। स्टेशन पर 10 प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म 10 एक टर्मिनस है। 9 या 10 प्लेटफॉर्म रोजाना 360 ट्रेनों को कैसे संभालेंगे? मैंने यहाँ भारी बारिश, कोहरा, भूस्खलन, बाढ़ आदि जैसे प्राकृतिक कारकों को छोड़ दिया है। कोचों की संख्या का मुद्दा अलग ही है। चाहे कुछ भी हो जाए, एक सामान्य एलएचबी रेक के लिए ट्रेनों में कोचों की संख्या 22 से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। पुराने आईसीएफ रेक के लिए 24। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरी ट्रेन और इंजन को प्लेटफॉर्म पर समायोजित किया जाना चाहिए। अधिकांश प्रमुख स्टेशनों में प्लेटफॉर्म की लंबाई को और नहीं बढ़ाया जा सकता। कानपुर सेंट्रल पर प्रतिबंध होने पर इटावा जंक्शन प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। मेरे शहर पुणे में दोनों तरफ प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। कोचों की बफर कपलिंग को जबरदस्त भार और खिंचाव के बल को झेलने में सक्षम होना चाहिए। लंबी ट्रेन को शीर्ष गति तक पहुंचने में अधिक समय लगेगा और इसके विपरीत अतिरिक्त भार और धीमी गति की समस्या को दूर करने के लिए पीछे एक अतिरिक्त इंजन की आवश्यकता होगी। पुश पुल व्यवस्था, इसका मतलब है संसाधनों का घोर कम उपयोग। यह कहना पर्याप्त है कि ट्रेनों में 22 या 24 से अधिक कोच नहीं हो सकते हैं और अधिकांश ट्रेनों में ये पहले से ही हैं। यहाँ तक कि राजधानी ट्रेनों में भी यहाँ एक सामान्य राजधानी है। लेकिन तर्क के लिए मान लीजिए कि हम डिब्बों की संख्या बढ़ाते हैं। हम कितने बढ़ा सकते हैं? ट्रेन की लंबाई 30 डिब्बों तक करें और इससे समस्या हल नहीं होगी। मैं मोटा आदमी, चौड़ी पैंट परिदृश्य का उल्लेख करूंगा। अधिक यात्रियों को समायोजित करने के लिए डिब्बों की संख्या बढ़ाना मोटे व्यक्ति के लिए खिंचावदार या बड़े आकार की पैंट खरीदने जैसा है। यह कुछ समय तक काम करता है जब तक कि नया घेरा अंतराल को भर नहीं देता। अब समाधान क्या है यह जानते हैं। समस्याओं के बारे में बात करना ठीक है, लेकिन समाधान भी होना चाहिए। समाधान अतिरिक्त पटरियां हैं, लेकिन वह भी एक अस्थायी समाधान है। पटरियां या सड़क की चौड़ाई बढ़ाना फिर से मोटा आदमी, बड़े आकार की पैंट समाधान जैसा है। इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। समस्या भूमि अधिग्रहण और अदूरदर्शी राजनीति में है।
पिछले कई सालों से हम पुणे और नासिक के स्थानीय लोग पुणे और नासिक के बीच एक सेमी हाई स्पीड लाइन पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एनसीपी मतलब दोनों गुट किसानों की जमीनों के कारण इस कदम का विरोध कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि समस्या वास्तविक है और हम यहां चीन जैसा मॉडल नहीं अपना सकते, लेकिन बुलेट ट्रेन बनाई जा रही है और चाहे जो भी कहें, इसने संभव होने की कला दिखाई है। लागत को भूल जाइए, लेकिन एक दृष्टिकोण है, नई पटरियां बनाई जा सकती हैं, कुछ जमीन पर, कुछ एलिवेटेड और कुछ भूमिगत। पैसा है, यह सिर्फ इच्छा शक्ति की बात है, खासकर राजनीतिक इच्छा शक्ति की। अगर 8 से 14 लेन का हाईवे मतलब दिल्ली मेरठ बनाया जा सकता है तो नई पटरियां क्यों नहीं? इसका समाधान नई पटरियां बनाना है, न कि मौजूदा पटरियों के समानांतर, क्योंकि यह हमेशा संभव नहीं हो सकता। दूसरा समाधान यह है कि कई थ्रू ट्रेनों से छुटकारा पाया जाए और कनेक्टिंग चेन ट्रेनों पर वापस लौट आया जाए। इसका मतलब असुविधा मतलब कनेक्टिंग स्टेशन पर बदलाव और अधिक समय मतलब बदलाव का समय हो सकता है, लेकिन इसका मतलब कम भीड़ भाड़ होगी। पुल्ड कोटा और कनेक्टिंग ट्रेनों में आरक्षण कैरी ओवर से परेशानी कम होगी। कई सालों से मैं पुणे से पोरबंदर तक कई बार यात्रा करता था। पुणे दादर, दादर कनालूस, कनालूस पोरबंदर, या वैकल्पिक रूप से पुणे दादर, दादर अहमदाबाद, अहमदाबाद पोरबंदर। जर्मनी में मैं हनोवर से बर्लिन HBF तक यात्रा कर रहा था और म्यूनिख में एक बदलाव हुआ, तो यह संभव है। भारतीय रेलवे द्वारा किया जाने वाला सबसे बड़ा सुधार आरक्षण प्रणाली पर दलालों को खत्म करना है। यह एक व्यक्ति द्वारा एक बार में एक आरक्षण द्वारा किया जा सकता है। व्यक्ति को केवल आधार और पासपोर्ट से जोड़ा जाना चाहिए, कोई DL मतदाता पहचान पत्र या अन्य ID नहीं। हमारे एक दर्शक आशीष तिवारी की एक टिप्पणी के आधार पर, जिन्होंने कहा कि जापानी BT 5 मिनट के अंतराल पर चलती है, या दिल्ली मेट्रो ट्रेनों में भी 2 से 3 मिनट का अंतराल होता है। हमें पहले बुनियादी अंतर को समझना चाहिए। मुंबई लोकल भी 2 मिनट के अंतराल पर चलती है, लेकिन ये ट्रेनें एमू प्रकार की हैं। VB ट्रेनों की तरह वे पुनर्योजी ब्रेकिंग भी तैनात करते हैं, जो अचानक रुकने की अनुमति देता है। पुराने एमू, मेमू और डेमू रैक नहीं। उदाहरण के लिए शिंकानसेन ट्रेन इकाइयों में भूकंप की प्रारंभिक चेतावनी संवेदन प्रणाली है। इस मामले में ट्रेन पुनर्योजी ब्रेकिंग का उपयोग करती है और इसे 10 सेकंड के भीतर शीर्ष गति 320 प्लस किलोमीटर प्रति घंटे से पूरी तरह से रोका जा सकता है। पटरियां इस तरह के जबरदस्त तनाव को झेल सकती हैं। मैं यह उत्तर भारतीय रेलवे के बुनियादी ढांचे के संदर्भ में लिख रहा था। हमारे पास हाई स्पीड के लिए अब तक बताए गए ट्रैक नहीं है। ट्रेन को लोकोमोटिव द्वारा खींचा जाता है और निष्क्रिय एयर ब्रेक द्वारा रोका जाता है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेनों को आपातकालीन ब्रेक लगाने पर रुकने में 1.5 किलोमीटर लगते हैं। कोई भी गंभीर ब्रेक लगाने से ट्रेन पटरी से उतर जाएगी। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सामान्य ब्रेकिंग दूरी 3 किलोमीटर है। जब ट्रेन 200 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चल रही होती है, तो सिस्टम लोको पायलट की सिग्नल मतलब रंग का पता लगाने की क्षमता पर निर्भर नहीं रह सकता। पायलट के कंसोल पर सिग्नल की जानकारी और लोको पायलट द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई न करने की स्थिति में गति में स्वचालित सुधार की आवश्यकता होती है। नई बुलेट ट्रेन में ये विशेषताएं होंगी। भारत में हमारे पास सिग्नल ऑटोमेशन है, जिसे ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग के रूप में जाना जाता है। हमें ब्लॉक को समझना चाहिए। एक ब्लॉक 2 स्टेशनों के बीच की दूरी है, लेकिन अधिक सटीक रूप से पिछले स्टेशन के अंतिम सिग्नल और स्टेशन के बाहरी सिग्नल के बीच की दूरी है। हर स्टेशन, यहाँ तक कि सबसे छोटे स्टेशन पर भी
हर तरफ 2 सिग्नल होते हैं। कुल 4 इनकमिंग आउटर, इनकमिंग इनर, आउटगोइंग इनर, मतलब प्लेटफॉर्म के पास उर्फ स्टार्टर और आउटगोइंग आउटर। मैंने यहाँ आलेख को कुछ हद तक सरल बनाया है और इस दिए गए आलेख में सिग्नल आउटर सिग्नल हैं। तो यहाँ देखें, एक ट्रेन आ रही है। अगले 4 स्टेशनों के लिए सभी सिग्नल हरे हैं, यह मानते हुए कि आगे अब साफ है। जैसे ही ट्रेन पहले स्टेशन के आउटर सिग्नल से गुजरती है, यह लाल हो जाती है। जब यह दूसरे स्टेशन के आउटर से गुजरती है तो पहले स्टेशन का आउटर पीला हो जाता है और दूसरे स्टेशन का सिग्नल लाल हो जाता है। ट्रेन तीसरे स्टेशन से गुजरती है। अब सिग्नल अनुक्रम डबल पीला पीला लाल है। जब ट्रेनें चौथे स्टेशन से गुजरती हैं तो सिग्नल हरे डबल पीले पीले लाल हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह आलेख समझाता है। अब तक बताए गए स्थिति में न्यूनतम अंतराल 3 स्टेशन है। मुंबई के उपनगरीय इलाके में अंतराल 2 स्टेशनों तक कम हो जाता है, लेकिन चूंकि मुंबई एमू लोकल तेजी से गति पकड़ सकती है और गति कम कर सकती है, इसलिए अधिकतम गति 80 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होती। इसलिए यह संभव है। अन्य भारतीय लंबी दूरी की लोको चालित ट्रेनों के लिए न्यूनतम दूरी 5 से 8 किलोमीटर या 6 से 8 मिनट है और समझदारी से काम लेने के लिए यह 10 से 12 किलोमीटर और कम से कम 10 मिनट होनी चाहिए। याद रखें कि सिग्नल ऑटोमेशन जबकि यह मौजूद है, अन्य मैनुअल पैंतरेबाजी का एक बड़ा सौदा है। ध्यान दें कि जैसा कि कुछ लोगों ने दावा किया है, सिस्टम में जनशक्ति, संसाधनों या पैसे की कोई कमी नहीं है। उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि भारतीय रेलवे ट्रेनों की देरी और ट्रेनों में डिब्बों की कमी पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। क्या इसका कारण यह है कि भारतीय रेलवे का एकाधिकार है? अगर आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।